हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम प्राथमिक क्रियाएं अध्याय के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहला प्रश्न है, आखेट और भोजन संग्रहण पर टिप्पणी करें। बच्चों, शुरुआती समय में जितने भी मानव होते थे वो अपने आसपास जितने भी चीज़ें होते थे वातावरण के द्वारा प्रदान की गई उन सारी चीज़ों पर निर्भर हुआ करते थे, जिसमें सबसे पहला चीज़ है पशु, जिनको वो मारकर खा जाया करते थे, और दूसरा है पौधे, जिनको वो एकत्रित करते थे और अपना जीवन यापन किया करते थे। बच्चों, यदि हम और गहराई से देखें तो इसमें हम यह देखेंगे कि ठंडे और गर्म प्रदेश में रहने वाले लोग आखेट यानी कि शिकार पर निर्भर हुआ करते थे। जैसे कि वो जंगली पशुओं पर निर्भर हुआ करते थे, वो उनको मारकर खा जाया करते थे। उसी प्रकार जो लोग समुद्र के पास रहते थे, जो लोग तटवर्तीय क्षेत्रों में रहते थे, वो मछलियों पर निर्भर हुआ करते थे। आज के समय में भी जो लोग तटवर्तीय क्षेत्रों में रहते हैं वह मछली पर निर्भर है। बस फर्क इतना सा आ गया है कि आज आधुनिक युग में विकास के कारण मछली पकड़ने का तरीका बदल गया है। बच्चों, आज के समय में बहुत सारे जानवरों की जातियां लुप्त होती जा रही है और बहुत सारे जानवर विलुप्त होने के कगार पर हैं। मगर प्राचीन काल में क्योंकि मानव पत्थर या लकड़ी के बने औजारों का इस्तेमाल करते थे, जिससे मरने जाने वाले पशुओं की संख्या बहुत कम होती थी। मगर अगर आज की बात करें तो आज गोली और बंदूक के इस्तेमाल से पशुओं के मरने की संख्या ज़्यादा है। तो बच्चों, भोजन संग्रहण की जो प्रक्रिया होती है उसमें बहुत ज़्यादा कम पूंजी खर्च होती है और इस कार्य को करने के लिए निम्न तकनीकी ज्ञान की ज़रूरत है। इसका मतलब यानी कि विकास नहीं भी हुआ रहेगा, आधुनिकीकरण समाज का नहीं भी हुआ रहेगा, तब भी इस कार्य का अभ्यास किया जा सकता था। बच्चों, भोजन संग्रहण की एक और विशेषता यह है कि इसमें कम प्रति व्यक्ति उत्पादन होता है। इसका मतलब यह है कि एक इंसान किसी तरह अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। एक इंसान कुल 10 लोगों के लिए, कुल 20 लोगों के लिए जीवन यापन का व्यवस्था नहीं कर सकता। तो बच्चों, अब हम देखेंगे कि आखेट और भोजन संग्रहण विश्व के किन किन क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है, अभ्यास किया जाता है। तो बच्चों, इसमें हम देख सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका का ऊपर का भाग, दक्षिणी अमेरिका का अमेजॉन बेसिन वाला भाग, उसी प्रकार अफ्रीका का मध्य भाग और यूरेशिया का ऊपर वाला भाग, साइबेरिया वाला भाग, इंडोनेशिया देश में और भारत के भी कुछ क्षेत्रों में आखेट और भोजन संग्रहण का अभ्यास किया जाता है। तो बच्चों, अगला प्रश्न है, पशुचारण के कौन से 2 प्रकार हैं? टिप्पणी करें। बच्चों, इतिहास में जब कभी मानव ने महसूस किया कि सिर्फ शिकार से जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता, तब उन्होंने पशुपालन व्यवसाय के बारे में सोचा और पशुओं को पालना शुरू कर दिया। यदि हम भौगोलिक और तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशुपालन व्यवसाय यानी कि पशुचारण जो है उसे अगर बांटे तो यह निर्वहन यानी कि सब्सिस्टेंस और व्यापारक यानी कि कॉमर्शियल स्तर पर किया जाता है। बच्चों, पशुचारण के कुल 2 प्रकार हैं। पहला है चलवासी पशुचारण और दूसरा है वाणिज्य पशुधन पालन। सबसे पहले हम चलवासी पशुचारण के बारे में जानेंगे। बच्चों, चलवासी पशुचारण में मानव जो होते हैं वो अपने हर चीज़ों के लिए, जैसे कि भोजन, वस्त्र, कहीं रहना, औजार और यातायात के लिए पशु पर ही निर्भर हुआ करते हैं। बच्चों, इन सारे पशुचारक वर्गों का अपना एक सुनिश्चित चारागाह क्षेत्र भी हुआ करता था। यदि हम अब की बात करें कि चलवासी पशुचारकों की संख्या घटती क्यों जा रही है, तो इसका पहला कारण है राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण। यानी कि आज जितने भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज बन चुके हैं कि इंडिया का बाउंड्री इतना दूर है, उसके बाद चाइना का बाउंड्री स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके बाद पाकिस्तान का बाउंड्री स्टार्ट हो जाता है। इन सारे कारण से चलवासी पशुचारकों की संख्या कम होती जा रही है। और दूसरा कारण है कई देशों द्वारा बनाई गई बस्तियों की योजना बनाना। यानी कि बहुत सारे देश अब बस्तियां बनाकर इन सारे पशुचारकों को एक अस्थायी जीवन जीने देने की योजना बना रहे हैं। बच्चों, इसमें अगर हम देखें तो विभिन्न प्रकार के पशु हर क्षेत्र में पाले जाते हैं। जैसे कि अफ्रीका में गाय और बैल पाला जाता है, उसी प्रकार सहारा डेजर्ट और एशिया के क्षेत्रों में भेड़, बकरी और ऊँट पाला जाता है, और पर्वतीय भाग यानी कि माउंटेनस रीजन में याक या लामा पाला जाता है, और अंटार्कटिक क्षेत्रों में रेनडियर का पशुचारण होता है। तो बच्चों, अब हम वाणिज्य पशुधन पालन के बारे में जानेंगे। पिछले चलवासी पशुचारण के मुकाबले यह वाणिज्य पशुधन पालन ज़्यादा व्यवस्थित और खर्चीला होता है। बच्चों, इसमें सिर्फ एक प्रकार के ही पशु पाले जाते हैं। उदाहरण के लिए गाय, बैल, भेड़, बकरी और घोड़े जैसे पशु प्रमुख रूप से पाले जाते हैं। तो बच्चों, इस क्रिया में पशु फार्म में जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है वहाँ पर वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्था की जाती है और इसमें मुख्य रूप से ध्यान
पशुओं के प्रजनन, उनके स्वास्थ्य पर दिया जाता है। बच्चों अगला प्रश्न है, निर्वाह कृषि क्या होता है? तो बच्चों निर्वाह कृषि उस प्रकार का एक कृषि होता है जहाँ पर जितना भी उत्पाद होता है वहाँ का पूरा नहीं तो लगभग उत्पाद वहाँ के लोग ही इस्तेमाल कर लिया करते हैं। तो बच्चों निर्वाह कृषि यानी कि सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के कुल 2 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आदिकालीन निर्वाह कृषि यानी कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, और दूसरा है गहन निर्वाह कृषि यानी कि इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। बच्चों सबसे पहले हम आदिकालीन निर्वाह कृषि के बारे में जानेंगे। इस कृषि को स्थानांतरणशील कृषि के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसे अभ्यास करने वाली आदिम जातियां एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहा करती है। यदि हम बात करें कि इस तरह का कृषि विश्व के किन किन क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें सबसे पहला है अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और मध्य अमेरिका का भाग। बच्चों इस प्रकार के कृषि में पेड़ को जलाकर खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जिससे खेतों की उपज बरकरार रहती है, और इस प्रकार के कृषि में छोटे खेत और पुराने औजारों का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों गहन निर्वाह कृषि यानी कि इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एशिया के मानसून प्रदेशों में अभ्यास किया जाता है, जैसे कि इंडिया का पूर्वी और दक्षिणी तट हुआ जिसमें केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य आते हैं। बच्चों गहन निर्वाह कृषि के कुल 2 प्रकार होते हैं। पहला है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, जिसके नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें चावल एक मुख्य फसल है। और गहन निर्वाह कृषि का दूसरा प्रकार है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, जिसके नाम से आप फिर से समझ पा रहे हैं कि इसमें चावल जो है वह मुख्य फसल नहीं है। इन दोनों की विशेषताएं लगभग एक जैसी ही हैं, बस फर्क इतना आ जाता है कि चावल रहित गहन निर्वाह कृषि में सिंचाई यानी कि इरिगेशन का इस्तेमाल होता है और चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में इसका इस्तेमाल नहीं होता। तो बच्चों अगला प्रश्न है खनन पर टिप्पणी करें। तो बच्चों पहले के समय में खनिजों का उपयोग औजार बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए और हथियार बनाने के लिए किया जाता था, मगर खनन का वास्तविक विकास जो है वह औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने के बाद हुआ, जब खनिजों का इस्तेमाल अलग अलग चीजों को बनाने के लिए किया जाने लगा। खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें सबसे पहला आता है भौतिकी कारक यानी कि फिजिकल फैक्टर्स, जिसमें खनिज के आकार, श्रेणी और उपस्थिति की व्यवस्था को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है आर्थिक कारक यानी कि इकोनॉमिक फैक्टर्स, जिसमें खनिज की मांग, तकनीकी ज्ञान और उसका कितना ज़्यादा उपयोग हो रहा है। इसके अलावा यातायात और श्रम यानी कि ट्रांसपोर्टेशन और लेबर कॉस्ट कितना ज़्यादा होता है। बच्चों खनन की कुल 2 विधियां हैं, जिसमें सबसे पहला है धरातलीय खनन यानी कि सरफेस माइनिंग और दूसरा है भूमिगत खनन यानी कि अंडरग्राउंड माइनिंग। बच्चों सबसे पहले हम धरातलीय खनन यानी कि सरफेस माइनिंग के बारे में जानेंगे। धरातलीय खनन को विवृत खनन के नाम से भी जाना जाता है। यह खनिज के खनन का सबसे सस्ता तरीका है क्योंकि इसमें सुरक्षात्मक यंत्रों पर खर्च, उसके अलावा और भी जितने उपकरण ज़रूरी होते हैं खनन के लिए, उन सारी चीज़ों पर भी खर्च नहीं होता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा पैसे बच जाते हैं। धरातलीय खनन की एक और विशेषता यह है कि इसका जो उत्पादन होता है वो बहुत ज़्यादा शीघ्र होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा जल्दी होता है और बहुत अधिक मात्रा में होता है। बच्चों भूमिगत खनन को कूपक खनन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अंग्रेजी में शाफ्ट मेथड कहते हैं। इस तरह के खनन में गहराई से खनिज निकाले जाते हैं, जैसे कि इसमें कूपक गहराई तक स्थित होता है और भूमिगत गलियारे जो भी होते हैं उनसे खनिजों तक पहुंचा जाता है और उसके बाद खदान से उसे धरती पर लाया जाता है। इस खनन में बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च होते हैं और इसका कारण यह है कि जो भी श्रमिक होते हैं, जितने लोग काम करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए यंत्रों पर काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है। उसके अलावा इसमें विशेष प्रकार के लिफ्ट और एक जगह से दूसरे जगह माल ढोने वाली गाड़ियाँ और उसके अलावा वायु संचार प्रणाली की भी आवश्यकता पड़ती है, जिससे सारा पैसा जो होता है, जिससे सारा लागत जो होता है वह इस तरह के खनन में ज़्यादा हो जाता है। बच्चों इस तरह के खनन में जोखिम का खतरा भी ज़्यादा होता है क्योंकि कई बार जहरीले गैस, आग और बाढ़ के कारण बहुत सारी दुर्घटना का होने का डर बना रहता है। बच्चों आप सभी झरिया के कोयले के खदान के बारे में जानते होंगे, जहां एक बार दुर्घटना होने के कारण आज तक वहां पर आग लगा हुआ है। तो बच्चों आज के समय में जितनी भी विकसित अर्थव्यवस्था है वह खनन के कार्य से पीछे हट रही है क्योंकि इसमें श्रमिक लागत जो होता है यानी कि लेबर कॉस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मगर विकासशील देश जहाँ पर श्रमिक शक्ति बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण ये सभी विकासशील देश अपने देशवासियों के ऊंचे रहन सहन को बनाए रखने के लिए खनन कार्यों को महत्व दे रहे हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारा अध्याय खत्म होता है प्रश्नोत्तर के साथ। धन्यवाद।